हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा इसे फर्स्ट वाली वीडियो में जो हमने बताया था मैटर इन आवर सराउंडिंग में, जैसे कि हमने एक्टिविटी के बारे में बताया था। एक्टिविटी किसके बेस पर थी? दैट इज़ अ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? मतलब मैटर मीन्स पदार्थ जो आपकी सराउंडिंग में मिलता है, जिसका वजन होता है एंड वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। फर्स्ट फिजिकल नेचर था मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। मैटर मेड ऑफ अ पार्टिकल। अब पार्टिकल बने तो होते हैं अब हमारे पास हर चीज़ मैटर की बनी होती है और हर चीज़ में पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें जगह भी, उसमें खाली स्पेस भी मिलता है। तो ये एक्टिविटी बताई जाती थी, अगर आप पानी लेते हो एक बीकर में, उसके अंदर सोल्ट या शुगर ऐड करते हो तो आसानी से डिजोल्व हो जाती है और पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेस पाया जाता है। इसका मतलब था कि पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी गैप होता है। सेकंड एक्टिविटी ये बताई थी बेटा कि पार्टिकल कितने छोटे हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल बहुत स्मॉल पाए जाते हैं। जैसे एक्टिविटी थी इसकी, 2 या 3 क्रिस्टल लेने KMnO4 के, पोटेशियम परमैंगनेट के ले लो या कॉपर सल्फेट के ले लो या कोई भी आप कलर ले लो, ठीक है। उस क्रिस्टल को, जो कलर होता है बेटा, जैसे हम होली के टाइम पर कलर पार्टिकल लेते हैं, तब वो भी ले सकते हो। पर एक्टिविटी हमें ये बताएगी कि पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। हमने फर्स्ट बीकर 100 ml वाटर लिया था और इसके अंदर 1 या 2 क्रिस्टल डाले थे। कोई भी कलर हो सकता है। अब कलर जैसे यहाँ पर पर्पल आया तो इसका कलर अभी यहाँ पर क्या है, डार्क। अभी यहाँ से हमने एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा, इसमें 10 ml ये लिक्विड डालकर दूसरे बीकर मीन्स 100 ml का लिया, उसके अंदर ये डाल दिया। मतलब बीकर जो था ना बेटा, दूसरा नया बीकर लिया पानी वाला, उसमें डाल दिया। फिर इसे 10 ml लिया, फिर दूसरे में डाल दिया, फिर उसे अगले में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि कलर हमें लास्ट तक दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे कलर फेड होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल, हमने कलर पार्टिकल यहाँ डाले थे और कलर यहाँ पर भी आया। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो लगातार फैलते ही चले जाते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी हम डिटॉल के द्वारा भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप डिटॉल डालते हो 2 ml तो उसकी स्मेल हमें लास्ट तक मिलेगी, अगर हम सेम टेस्ट ट्यूब के ज़रिए इस डिटॉल को आगे से आगे करते चले जाएं। उसके बाद हमने बताया था बेटा पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर में बताया था कि मैटर के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जैसे हमने एक्टिविटी 1.1 हमने पीछे पढ़ी थी, और पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं। अब पार्टिकल्स में हमने ये भी बताया था कि जो पार्टिकल्स मैटर के लगातार मूवमेंट करते हैं, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं कॉर्नर में, उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में आ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल स्प्रेड होते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। फिर हमने इंक, ब्लू इंक और हनी का एक्सपेरिमेंट बताया था। अगर इनको अलग अलग बीकर में डालते बेटा, हनी जो है शायद वो आसानी से डिजोल्व नहीं होता और इंक के पार्टिकल आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं। फिर तीसरा था कॉपर सल्फेट और KMnO4। अगर हम गर्म पानी में डालते हैं या ठंडे पानी में डालते हैं तो व्हाट विल हैपन। और जो वार्म वाटर वाला जो कॉपर सल्फेट था ना बेटा, वो आसानी से डिजोल्व हो जाता है और जो कोल्ड वाटर उसमें आसानी से डिजोल्व नहीं होता। अब इसका कारण ये था टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल रैंडम मोशन में आता है और पार्टिकल मूवमेंट करेगा फास्टर और आसानी से डिजोल्व होता चला जाएगा। तो ये एक्टिविटी जो है हमें ये बताती हैं कि पार्टिकल लगातार डिफ्यूज़न करते रहते हैं। हायर रेट डिफ्यूज़न मीन्स यहाँ पर डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर। फिर बताता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से अट्रैक्ट भी करते हैं। यहाँ पर हमने 4 ग्रुप लिए थे। एक तो इदुमिशमी डांसर हैंड टू हैंड उन्होंने फिट कर रखा है। एक ग्रुप को हमने सिर्फ ह्यूमन चैन बना रखे है, हैंड होल्ड कर रखा है। तीसरी में हैंड फिंगर को सिर्फ टिप कर रखा है, टिप लगा रखा है। इससे क्या होगा कि जो 4th ग्रुप के बच्चे होंगे, अगर हम तोड़ना चाहें उन डांसरों को, तो सिर्फ इदुमिशमी वाले डांसर ना इनको नहीं तोड़ पाएंगे। कारण बताओ? कारण बेटा ये रहेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है। अगर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतने पार्टिकल को तोड़ना डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारी ये 3 एक्टिविटी थी। यहाँ एक्टिविटी 1.6। फिर 1.7 की एक एक्टिविटी है बेटा,
अगर आप एक आयरन नेल ले लो, मतलब लोहे की कील ले लो, और एक चाक ले लो और एक रबड़ बैंड ले लो और उसको तोड़ने की कोशिश करो हैमर के द्वारा, या कटिंग करो, कुछ भी करो, स्ट्रेच करो। अगर हम देखते हैं तो आयरन जो नेल है उसको स्ट्रेच करना इतना आसान नहीं है, जबकि चौको पीस को अगर हैमर से तोड़ते तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, और रबड़ बैंड को खींचते तो ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या बताएगा ये प्रॉपर्टी, इन विच ऑफ दी अबाउट 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। सबसे ज़्यादा फोर्स रहेगा बेटा आयरन नेल लोहे की कील में, फिर आएगा चौक में, फिर किस में आएगा रबड़ बैंड में। फिर टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, एक्टिविटी 1.8, पानी को कंटेनर में ले लो और उसको ट्राई करो कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर हैंड फिंगर। जैसे हम करते हैं बीकर में पानी लेकर हैंड के द्वारा उसको कट करने की कोशिश करते हैं। वेयर यू आर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, वट वुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। हमने कट तो करा पर वापस पानी क्या हो गया, आसानी से मिल जाता है। अब इसका कारण ये बताया जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको कट करना मुश्किल होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो पानी को कट किया जा सकता है। बेटा एक पॉइंट और आपने नोट करना है कि काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आता है, आया भी है कल, फेयर नोटबुक बनानी है, बिल्कुल बनानी है बेटा। ये वाले क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढ के लिखने हैं, और बीच में से भी काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं वो भी आपने फाइंड आउट करना है बेटा, क्योंकि 9th क्लास का लेवल काफ़ी बड़ा लेवल माना जाता है, और 9th क्लास के बच्चों को साइंस तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर जो भी आगे जाकर अपना बेनिफिट या नॉन मेडिकल या मेडिकल लेगा उसके लिए बेनिफिट तब आएगा जब आप 9th क्लास को बेटा आप अच्छी तरह कर लोगे। ये ज़रूरी है, 9th क्लास की हर चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो कुछ भी डाउट हो तो शर्माना मत, मैसेज करना मेरे पर्सनल नंबर पर बेटा, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलो बेटा ये क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और हम आगे चलते हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के टाइप कितने हैं। जैसे कि हमने बताया भी था बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ के कितने टाइप हैं और कौन से स्टेट में अवेलेबल्स हैं। अगर हम बात करें मेनली तो 3 स्टेट्स आर अवेलेबल अराउंड अस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होते हैं बेटा, जिसकी डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसे सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, जिसका सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है बेटा, शेप नहीं होती। गैस का क्या है, जिसकी ना तो शेप है ना वॉल्यूम है, वो गैस है। इनके अलावा 2 मैटर और हैं, वो हमें बुक के सबसे लास्ट में देखने को मिलते हैं यहाँ पर, डेट है प्लाज्मा और एक है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 मैटर और हैं। वो पहले वाले 3 मैटर तो वो हमारे सराउंडिंग में है, पर प्लाज्मा मैटर को बनाने के लिए हमें ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादातर ये नियॉन, साइन, बल्ब गैस इनके अंदर बनती हैं, ये आयनाइज गैस से हो जाती हैं। और जो सन है हमारे तारे हैं, ये प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड है। BEC जो पार्टिकल है 1920 में यहाँ इंडियन साइंटिस्ट था सत्येंद्र नाथ बोस और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों की कैलकुलेशन एक ही जगह रुकी थी, और एक ही जगह कैलकुलेशन सेम थी लगभग, और 5वें पार्टिकल की खोज करते जो कैलकुलेशन थी वो 5th पार्टिकल की खोज पे थी। और यहाँ पर 3 साइंटिस्ट अलग अलग जो USA के अंदर इन्होंने इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करा था, कूलिंग ऑफ गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, इससे उन्होंने एक पार्टिकल ढूंढा था, डेट इज़ द BEC पार्टिकल। ये कई बार गॉड पार्टिकल के भी नाम से जाना जाता है। तो मैटर में हमने क्या पढ़ा कि 5 टाइप के मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और BEC। सॉलिड की डेफिनेशन दे चुके हैं, जो डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की डेफिनेशन दे चुके हैं हम, ओनली डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैस में क्या होता है, नो शेप नो वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना तो अपलोड होने में अपलोड ढंग से होती है और टाइम ज़्यादा लेती है, तो आप इतना कवर करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में ही स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर 5 टाइप के बताए थे आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। देखो आपके हाथ में पेन होगा, बुक होगी, नीडल या वुडन स्टिक,
कोई भी लकड़ी का कोई भी डंडा हो सकता है। ये सारे कैसे बेटा, ये सारे हैं सॉलिड। इनकी शेप अपने आप तो बदलती नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं करते पार्टिकल, इसलिए इनको क्या नाम बोलते हैं, हम रिजिड भी बोलते हैं। अगर इनको हैमर से तोड़ा जाए या इनके ऊपर हैमर ड्रॉप किया जाए तो व्हाट विल हैपन, तो पार्टिकल्स डिफ्यूज होने लग जाते हैं। तो जैसे हम आयरन की नेल के ऊपर और टॉप पर आयरन के द्वारा उसको चोट करते हैं तो आयरन की नेल भी थोड़ी बहुत स्प्रेड होती है, फैल जाती है, पर पूरी तरह से डिफ्यूजन नहीं होगा, पार्टिकल मूवमेंट नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल हैं सॉलिड के, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि डेफिनेट शेप और बाउंड्री और फिक्स वॉल्यूम हो, उसमें क्या नाम बोलते हैं, सॉलिड का नाम बोलते हैं। सॉलिड आर बेटा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, इनको आप दबा नहीं सकते, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। solid have tendency to maintain their shape when subjected to outward force। सॉलिड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो अपनी शेप को मेंटेन रखता है, और सॉलिड में ब्रेक, सॉलिड टूट सकता है अंडर ए फोर्स, और इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, दैट आर कॉल्ड रिजिड। तो क्वेश्चन ये रहेंगे बेटा, व्हाट इज रिजिड या सॉलिड इज रिजिड, एक्सप्लेन करो। तो आपने लिखना कि सॉलिड में ब्रेक अंडर ए फोर्स, और ये रिजिड है वैसे तो अपनी शेप को चेंज नहीं करता, मुश्किल होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, पार्टिकल को उनकी पोजीशन से चेंज नहीं करवाया जा सकता। अगर हम कुछ एग्जांपल को कंसीडर करें, जैसे रबर बैंड बेटा क्या है, सॉलिड है, इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जबकि हमने बताया था कि जो सॉलिड होता है उसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर किया जा रहा है। शुगर और सॉल्ट ये पार्टिकल नेचर हैं, इनको जिस कंटेनर में डालते हैं वैसी शेप ले लेते हैं। तो हमने बताया कि डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम, तो अब इनका वॉल्यूम डेफिनेट कहाँ है, डेफिनेट शेप कहाँ है, अब ये जार की शेप क्यों ले रहे हैं। फिर स्पंज, जैसे हमारा बेड होता है, बेड का जो गद्दा है उस पर बैठते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, वो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका आंसर हम ढूंढते। देखो रबर बैंड, ये 3 क्वेश्चन है, नोट कर लेना। रबर बैंड इस पहले का आंसर है। रबर बैंड जो चेंज होता है अपनी शेप को, उसको हम फोर्स लगाते हैं, और जब फोर्स छोड़ते हैं ना वो अपनी शेप पर रीगेन एज इट इज ले लेता है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर जब हम फोर्स रिमूव करते तो एक्सेसिव फोर्स लगाने से रबर पार्टिकल्स टूट भी जाता है। अब शेप ऑफ क्रिस्टल, जैसे मैं शुगर और सोल्ट में तो NaCl नमक ले लो, अगर इसके क्रिस्टल हमने किसी कंटेनर में डाल दिए तो ऐसी शेप लेंगे ना जैसे हमने डाला है। तो वेदर इट टेक इन आवर हैंड, पुट इट इन प्लेट और इन ए जार, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में पार्टिकल बहुत छोटा मिलेगा। फिर स्पंज मीन्स जो होती है हमारी फॉर्म, उसमें माइन्यूट होल होते हैं, और माइन्यूट होल होने की वजह से जैसे हम एयर उसके अंदर अपने आप भी ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप होने से जैसे हम प्रेस करते हैं ना तो बेटा एयर बाहर निकल आती है और आसानी से कंप्रेसिबल है। तो ये सॉलिड के बारे में हमने बातें करी। ये 3 क्वेश्चन से जो रबर बैंड स्ट्रेच हो सकती है, शेप चेंज की जा सकती है, शुगर सोल्ट वो क्रिस्टल नेचर हैं, और स्पंज में माइन्यूट होल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें लिक्विड स्टेट की। लिक्विड क्या बेटा, जिसका सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती लिक्विड की। आप जिस कंटेनर में डालोगे इन लिक्विड को वो वैसी ही शेप ले लेते हैं, चाहे वाटर हो, कुकिंग ऑयल हो, मिल्क हो, या कोई जूस हो, या कोई कोल्ड ड्रिंक क्यों ना हो। अगर आप डिफरेंट शेप के अलग अलग कंटेनर लेते हो और में 50 ml की मार्किंग ले लेते हो और उसके अंदर आप अलग अलग जाके वॉल्यूम में ये डालते हो तो अलग अलग शेप मिलेगी आपको। व्हाट विल हैपन इज द लिक्विड हैज आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर क्या होगा कि अगर लिक्विड को तुम फ्लोर पर उसको स्प्लिट तोड़ दो, अगर मेजर 50 ml हो एनी वन लिक्विड, 50 ml लिक्विड को मेजर करो और उसको डिफरेंट कंटेनर में डाल दो 1 by 1, और वॉल्यूम को रिमेन द सेम। वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए, मतलब 5 ml डालना है, 10 ml डालना है। तो शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, शेप ऑफ लिक्विड में क्या होनी चाहिए, रिमेन द सेम होनी चाहिए। व्हेन यू pour द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो ईजिली। जब हम किसी लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो आसानी से ये निकल जाता है। तो आसानी से लिक्विड तो निकल जाता है क्योंकि लिक्विड के पास क्या होती है, टेंडेंसी टू मूव। सिर्फ इसके पास क्या है, फिक्स वॉल्यूम ज़रूर है पर शेप नहीं है, ये बात ध्यान देना। जिस कंटेनर में आप डालोगे वैसी ये शेप लेने की काबिलियत रखता है, कौन, लिक्विड।
आप पानी ले लो या मिल्क ले लो, कुछ भी ले लो, जिस कंटेनर में डालोगे वैसी शेप ले लेगा। तो एक्टिविटी जो हमने पीछे 1.4 1.5 वहाँ पर सॉलिड लिक्विड हम बताते हैं कि डिफ्यूज हो सकता है, कि सॉलिड लिक्विड के अंदर और लिक्विड सॉलिड के अंदर हो सकता है। और जो गैसें होती हैं हमारी वातावरण के अंदर डिफ्यूज होती हैं और पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। ये जो गैसें मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही हैं जो सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल के लिए ज़रूरी बोली जाती है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस लेते हैं बेटा जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं अंडर द वाटर। अब वो क्या कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन एयर में पाई जाती है वो ऑक्सीजन अपने अंदर की तरफ ले लेते हैं। इससे एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं, जो पानी में रहने वाले, वो जी पाते हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो लिक्विड का होता है वो सॉलिड से हाइयर है, पर गैस से बेटा क्या है, कम। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ हाइयर से लोअर पार्टिकल, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े फ्रीली होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं और इनके बीच में क्या बच जाता है, स्पेस मिलता है बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल एज कंपेरिजन टू सॉलिड। तो बेटा आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। सॉलिड स्टेट और लिक्विड और पीछे वाला जो था उसको रीड कर लेना ढंग से। फिर हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके लिए वो कौन सी रहेगी, द गैसियस स्टेट के बारे में। और हैंड टू हैंड बेटा आपने क्वेश्चंस भी करने हैं, ये वाले क्वेश्चन कर लेना कि अपनी फेयर नोटबुक में इनको उतार लेना और सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने टीचर को सपोर्ट करें और कोई भी डाउट हो तो बेटा क्लियर ज़रूर करें और अपनी अटेंडेंस भी ज़रूर लगाएं।